हेलो एवरीवन, ड्यू ट्रैवलर में आपको फिर से स्वागत है। तो ऑलमोस्ट हम पिछला वाला जो ब्लॉग था उसमें हम भुवनेश्वर क्रॉस कर ही चुके हैं और बहुत ही आगे आ चुके हैं हाईवे में, और ऑलमोस्ट हम खोर्धा जो है उसे क्रॉस करने वाले ही हैं। तो मेन जो मुद्दा ये है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, चाहे कहीं पे भी, चाहे आप अपना लोकेलिटी में भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर बाहर कहीं जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेट हो गया या फिर स्टेट के अंदर, तो एक चीज़ मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि आपका जो डेस्टिनेशन है उससे इम्पोर्टेंट होता है आपका रूट। यानी कि जिस रूट पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और ख़ास करके जहाँ पे तो आप जा रहे हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली आप वो वाला जो प्लेस है ज़रूर घूमेंगे ही, उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे ही। लेकिन सबसे जो बढ़िया होता है, सबसे जो यादगार जो पल होते हैं, अगर आप अकेले भी जा रहे हो या फिर आप पार्टनर के साथ जा रहे हो या फिर आप ग्रुप में जा रहे हो, तो वो ये है कि उस रास्ते में जो आपको सीखने के लिए मिलता है या फिर आप जो देख रहे हैं, नेचर हो गया या फिर कुछ लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, उनका बात करने का तरीका हो गया। और हालांकि कुछ ऐसे समझ आ जाता है ऐसे देखने से कि उनका लोकेलिटी में लोग किस तरह रहते हैं या फिर उनका जो रहन सहन है वो क्या है या फिर कैसे है। तो वही जितना दूर हम आ चुके हैं, हालांकि उतना किसी से बातचीत नहीं हो पा रहा है, लेकिन शायद आगे जाके हमें हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, क्योंकि रूट नया है। हो सकता है कि गूगल भी धोखा दे दे, हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि गूगल में भी थोड़ा फेल हो जाता है। तभी क्या करना पड़ता है कि कुछ लोगों को पूछना पड़ता है, लोकल लोगों को, और वो जो होते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। कभी कभार मेरे साथ ऐसा हुआ है और अच्छा लगता है उनसे पूछते हुए। वो भी पूछेंगे आपको कि कहाँ से आए हैं आप, तो आप भी जवाब देंगे कि हम उधर से आए हैं। तो उन्हें भी खुश लगता है कि चलो बंदे उतना दूर से हमारे यहाँ घूमने आते हैं, या फिर हमें भी खुश लगता है कि बाहर के जो लोग हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। ओके, तो हालांकि ऑलमोस्ट हम हाईवे में ही हैं और ये जो ब्लॉग रहेगा ये भी आपका ऑन रोड ही रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरा जो नेचर है उसे भी थोड़ा फील कीजिए, और जितना भी हम गांव कवर करते हुए जा रहे हैं उसे भी थोड़ा बहुत आपका नॉलेज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो एक इंट्रो के साथ। हे फ्रेंड्स, तो आपको याद ही होगा कि पिछला वाला जो ब्लॉग था यहीं पे हम छोड़े थे, और कुछ ऐसे बात था जो कि आपको बोलना भूल गया था। मेरे से ज़्यादा राजेश बहुत ही एक्साइटेड था ये जो ट्रिप के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका तबीयत एक दिन पहले ही बिगड़ गया था। यानी कि उसे कुछ जोरों का जुकाम हो गया, और हम बस भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि कैसे क्या करके उसका तबीयत थोड़ा सही हो जाए। रात को वो कुछ मेडिसिन भी लेके सोया था, और सुबह सुबह वो भी थोड़ा एनर्जेटिक दिखा मेरे को। और जब भी हम निकले तभी वो ऐसे फील होने नहीं दिया कि उसका तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ ज़्यादा उसका तबीयत बिगड़ जाए जिसके चलते बाद में प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि राजेश को राइड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो
मैं कोशिश किया कि वही राइड किए करें। और मैं, क्योंकि मेरे को ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, मेरे को फ़ोटोग्राफी अच्छा लगता है, तो मैं अपना कैमरा और अपना ब्लॉग से ही खुश था। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो ट्रिप है उसके दौरान बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल सब सीनरीज दिखा होगा आपको। और राजेश को मैं पूछा कि क्या तुम पहले ये वाला जो रूट है इस पर कभी आए हो क्या? तो वो बोला कि नहीं भाई, मैं कभी नहीं आया हूँ, इस तरफ मैं कभी भी नहीं आया हूँ। तो मैं थोड़ा हैरान था कि भाई तुम कटक में रहते हो और खोर्धा तरफ तुम नहीं आए हो। तो वो वही बताया कि तेरे चलते ही मैं इधर उधर कहाँ पे आ रहा हूँ, वरना कटक और जगत सिंहपुर के अंदर ही मैं रह जाता हूँ। तो ये बात मेरे को अच्छा लगा कि बंदे को घूमना पसंद है। और हालांकि मैं उसे कुछ फोर्स किया था पहले एक बार हम गए थे कोरापुट। तो वहाँ पे मैं उसे फोर्स करके लिया था कि चल भाई तेरे को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो एरिया है कैसा। और वहाँ पे वो गया भी और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। उसके बाद उसका इंटरेस्ट बन गया कि हाँ चलो डिफरेंट जगह घूमने जाना चाहिए। और मैं जब उसे ये वाला प्रपोज़ल दिया कि चल दारिंगबाड़ी तो घूम के आता है, तो वो बहुत ही आसानी से मेरे को हाँ किया था। और हम एक प्लान बनाए थे और वही अब हम वो प्लान के वे में है। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे, अभी भी ये जो हाईवे है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और हालांकि कुछ एक आध साल में ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और होप इसके बाद ये हाईवे में राइड करना और भी एडवेंचरियस होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बोर्ड में लिखा हुआ है नयागढ़ यहाँ से है आपका 60 किलोमीटर और खलीकोट है यहाँ से आपका 63 किलोमीटर, यानी कि 63 किलोमीटर। तो अगर हम सीधा ही चलते चले तो हम खलीकोट जाएंगे, और अगर हम डाइवर्जन लिए रहते तो हमें नयागढ़ से दारिंगबाड़ी जाना पड़ता, लेकिन हम खलीकोट से दारिंगबाड़ी जा रहे हैं। तो जैसे कि नीचे आप देख पा रहे होंगे, मैं पूरा मैप डाल दिया हूँ। और फिलहाल हम टांगी चांदपुर के एरिया में पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम आगे जाने वाले हैं। और वही कि मंजिल से पहले का जो रास्ता होता है वही सबसे ज़्यादा आपका मेमोरेबल होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बना के जाता है। तो ये जो कार देख रहे हैं आप, ये बहुत देर से ही हमें चेंज कर रहा है और हम इसे चेंज कर रहे हैं। और ये एक ऐसा व्यू है जो कि मैं सोचा नहीं था रिकॉर्ड करने के वक्त कि शायद ऐसा कुछ हमारे सामने आएगा भी। लेकिन सुबह सुबह थोड़ा फॉगी था, सूरज भी पूरी तरह नहीं उगा था, लेकिन जो सीनरीज थे लिटरली हार्ट टचिंग सीनरीज थे। और यही होता है नेचर, चाहे जितना भी पत्थर दिल का आदमी हो, ऐसे नेचर में आने से बहुत ही जल्दी पिघल ही जाएगा। नेचर के पास वो वाला पोटेंशियल होता है कि किसी को भी बहुत ही आसानी से पिघला दे। तो बस, और जितना हम आगे जाते गए
तो यहाँ पे हमें फाल्कन फीड कंपनी दिखा, जो कि आपका एक फीड कंपनी है। फिशरीज़ में जो भी आपका फीड्स जाता है तो जनरली उसका प्रोडक्शन यहीं पे होता है। तो आपको पता होगा कि कोस्टल एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉन हो गया या फिर फिशेस आपका कल्टीवेट किया जाता है, और वहाँ पे जो भी आपका फीड्स जाते हैं, जो भी आपका प्रॉन हो गया फिर फिश के लिए, सब यहीं से ही जाते हैं। तो अब हम बालूगा पहुंच चुके हैं, यानी कि यहाँ से बालूगा सिर्फ 10 किलोमीटर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम चिलिका के बहुत ही करीब हैं। तो जैसे आप मैप में भी देख सकते हैं कि हम जस्ट चिलिका के बगल से ही गुजरने वाले हैं। हालांकि उतना वक्त था नहीं हमारे हाथ में कि हम चिलिका जा सकें, यानी कि चिलिका भी घूम सकें। तो उसे हम इग्नोर करते हुए अपने रास्ते निकल गए। और जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये जो वे है कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरियस लग रहा है। हम ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियो है वो 2x में चल रहा है, यानी कि आपको पता ही होगा अगर मैं उसे 1x में बनाए रहता तो ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाता, तो 2x में ही बनाना पड़ा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम बहुत ही स्पीड राइड कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन स्पीड में ही राइड कर रहे हैं। बस उतना ही, सेफ ड्राइव कीजिए और सेफ रहिए।
तो एट लास्ट हम वो पॉइंट में पहुंच चुके हैं जहां से हमें हाईवे को छोड़ना है और खलीकोट के तरफ जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप जो इंस्ट्रक्शन बोर्ड है वहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो हमारा जो राइड है वो अभी होगा खलीकोट की तरफ। तो सीधे मिलते हैं खलीकोट में। और जब हम हाईवे छोड़े तो ये जो नज़ारे हैं ना उसमें और भी ज़्यादा जान आ गया। तो अब हम पहुंच चुके हैं खलीकोट नोटिफाइड एरिया काउंसिल वेलकम्स यू। तो ऑलरेडी हम खलीकोट के जो नोटिफाइड एरिया है तो वहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं। तो हाईवे छोड़ने के बाद ही पता चल रहा है कि जो नेचर का जो ब्यूटी है ना वो और भी कुछ स्टेप्स ऊपर बढ़ गया है। चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और क्या बताऊँ, मतलब जो एक्सपीरियंस है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का होने वाला है पूरा ट्रिप का। तो वैसे ही मेरे साथ बने रहें और ये जो वीडियो है, ये जो ट्रिप है, ये जो ब्लॉग है, इसे पूरी तरह एंजॉय कीजिए। होप कि आपको ये पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर खलीकोट में एंटर कर चुके हैं। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि ये मेरा पहला या फिर दूसरा बार खलीकोट में कभी आया हूँ। लेकिन पहला बार जब मैं खलीकोट आया था तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये खलीकोट है। और लेकिन इस बार मेरे को ये अच्छे से पता चल गया कि मैं जहाँ पे हूँ, ये जो एरिया है ये खलीकोट है। और खलीकोट के बारे में बहुत कुछ सुना था मैं, और आज मेरे को यहाँ पे आने का भी मौका मिल गया। हालांकि यहाँ पे गूगल मैप का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, मैं गूगल मैप का नेविगेशन का हेल्प ले रहा हूँ। क्योंकि अगर रास्ता हम भूल जाए या फिर इधर उधर कहीं चले जाए तो खामोखा हमें पेट्रोल जो है उसे चलाना पड़ेगा। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे आजकल का जो पेट्रोल का रेट है। खैर छोड़िए, तो ये बस मजाक था। तो नेविगेशन बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप हो सके तो अपने साथ एक डिवाइस रखिए जिससे कि आप नेविगेशन कर पाएंगे आसानी से। और अगर ऐसा ना हो तो रुक रुक के लोगों को पूछ के अपना जो रूट है उसका पता लगाइए, वो मेरे हिसाब से सही होगा। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि गूगल मैप भी थोड़ा बहुत एरर दिखा देता है। लेकिन अगर आपको लगे कि गूगल मैप में कुछ एरर आ रहे हैं तो ज़रूर आप पूछ लीजिए कि मतलब किसी को पूछ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम गलती किए थे, थोड़ा आगे चले गए थे क्योंकि पता नहीं चलता गूगल मैप में कि आप कौन से पोजीशन में हैं और आपको लेफ़्ट जाना है या फिर राइट जाना है। हालांकि मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लग गया वो चीज़, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि उसका जो नेविगेशन है वो किस तरह से चलता है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही हम कोस्टल एरिया छोड़ के इधर आते चले तो यहाँ पे बगल में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया जो धान का फसल हुआ है। और हालांकि फसल हुआ था और अभी कल्टीवेट हो चुका है। और ये मेरे को बहुत ही पसंद आया कि ये एरिया में भी बहुत ही बढ़िया धान का खेती हुआ था, राइस का खेती हुआ था। तो जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ का जो लोग हैं वो रास्ते में ही ऐसे जो आपका धान है उसको पूरी तरह से सुखाए हुए हैं।
और ये जो कल्चर है यानी कि जो विलेज कल्चर है वो जनरली आपको ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता जब आप शहर में रहते हैं। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि आप थोड़ा बहुत शहर से निकला करिए और कभी कभी गांव भी विज़िट कर लीजिए कीजिए। उससे क्या होता है कि गांव का जो कल्चर है, गांव का जो ट्रेडिशंस है उसका पता चलता है और नया चीज़ सीखने के लिए मिलता है और खुशी लगता है। चाहे जो भी हो, एक नया चीज़ देख के खुशी लगता है। मौसा दारिंगबाड़ी रोड दारिंगबाड़ी गुड़ाए रास्ता तुम आस्का जीव आस्का डायरेक्ट 50 किलोमीटर हाँ आस्का टाउन न जाकि इे सीधा पोल उपरे हाँ सीधा सोड़ा रोड सोड़ा रू दारिंगबाड़ी आउ 50। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो हम वहाँ पे एक अंकल से पूछे और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझा दिए कि हमें पहले आस्का जाना है, ओके, देन हमें जाना है सरोड़ा। तो हम निकल पड़े हैं अभी आस्का के लिए और जैसे कि वो बताए कि आस्का से सरोड़ा जाना है और सरोड़ा से करीब 50 या फिर 55 किलोमीटर और है आपका दारिंगबाड़ी।